हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए मैं 6 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन कराने वाला हूं। यदि आपने 6 इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया तो यहां से आपका 24 नंबर फिक्स होने वाला है। 24 नंबर, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो मैं 6 क्वेश्चन करा दे रहा हूं और 100% इन 6 में से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाएगा। 100% है। ये मोस्ट वांटेड 6 क्वेश्चन होने वाला है। 2024 और 2023 के पेपर में भर भर के पूछे गए हैं ये प्रश्न और बार बार रिपीट हुए हैं। तो बस आप इन 6 क्वेश्चन के लिए आपने कवर कर लिया बाबू, तो यहाँ से आपका 24 नंबर पक्का हो जाएगा। 100% है। 4 क्वेश्चन आएंगे लॉग में और चारों क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे बाबू? यहीं से रहेंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। यदि आप एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे बाबू तो मैं इसी तरह सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आपको करा दूंगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके हम सबसे पहले प्रश्न पे कर लेते हैं। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है बाबू, इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान को बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान को बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर क्या लिखना है? लिखना कि इटली की एकीकरण में मेजनी का संबंध या इतना लिख देना है। ठीक है, योगदान। ठीक है, हेडलाइन क्या लगना है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान। ठीक है, फिर लिखना है कि मेजनी को इटली के एकीकरण को पैगंबर कहा जाता है। क्या कहता है? पैगंबर कहा जाता है। वह दार्शनिक, लेखक, राजनेता, गणतंत्र का समर्थक एवं एक कर्मठ कार्यकर्ता भी था। क्या था? कर्मठ कार्यकर्ता था। ठीक है, उसका जन्म 1805 में सार्डिनिया के जिनोवा नगर में हुआ था। ठीक है, सार्डिनिया के जिनोवा नगर में हुआ था। किसका जन्म? मेजनी का। ठीक है, 1815 में जब जिनोवा को पैडमोंट पिडमोंट के अधीन कर दिया गया, किसके? पिडमोंट के अधीन कर दिया गया, तब इसका विरोध करने वालों में मेजनी भी था। क्या था? कौन था बाबू? मेजनी भी था। ठीक है, राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनारी से क्या लिखा है? कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए मेजनी ने 1831 में मार्सेई, क्या था? मार्सेई में यंग इटली तथा 1834 में बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। ठीक है, इसका सदस्य युवाओं को क्या था? बनाया गया। ठीक ना, इसका सदस्य युवाओं को बनाया गया। मेजनी जन संप्रभुता के सिद्धांत में विश्वास रखता था। उसने जनार्दन, जनता तथा इटली का नारा दिया। उसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण कराना था। ठीक है, तो इस तरह इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान था। तो आपको कुछ नहीं करना, बस मैंने जितना लिखा है यदि आपने उतना लिख दिया तो आपको यहाँ 6 नंबर पक्का हो जाएगा। 100% मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना बाबू। कुछ नहीं करना है, बस इसको कॉपी में लिखिए और इसको रट जाइए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है बाबू? ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि इटली के एकीकरण में काबूल और गेरिबाल्डी के योगदान का उल्लेख करें। किसके बाबू? इटली के एकीकरण में काबूल का भी योगदान था और गैरिबाल्डी का भी योगदान था। इन दोनों के योगदान का वर्णन करना है। ठीक है, तो लिखना है उत्तर में कि इटली का एकीकरण मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी के सतत प्रयासों से हुआ था। अभी मैंने इटली के बारे मेजनी के बारे में बताया था, वो अलग प्रश्न है, और काबूल भी था और गैरिबाल्डी भी था। ठीक है, तब इस तरह प्रश्न आ सकता है कि इटली के एकीकरण में काबूल और गैरिबाल्डी के योगदान का उल्लेख करना है। ठीक है, इतना लिख देना। फिर आपको लिखना है कि इटली के एकीकरण में काबूल का योगदान। ठीक है, सबसे पहले काबूल का योगदान क्या था वो बताना है। ठीक है, तो चलिए काबूल का योगदान बता देते हैं। ठीक है, इसमें लिखना है काबूल का मानना था कि सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण संभव था। ठीक है ना, किसके बाबू? सार्डिनिया सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण क्या था? संभव था। उसने प्रयास आरंभ कर दिया। उसने पर आरंभ क्या किया? प्रयास आरंभ कर दिए। विक्टर इमानुएल के प्रधानमंत्री के रूप में उसने इटली का आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने
इटली की समस्या को यूरोप का प्रश्न बना दिया। ठीक है, फिर 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित कर उसने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। मध्य इटली स्थित अनेक राज्यों को भी सार्डिनिया में मिला लिया गया। ठीक ना, सार्डिनिया में क्या किया गया, मिला लिया गया। तो ये क्या रहा आपका, काबुल का योगदान रहा। इतना आपको इसके बारे में लिखना था। आशा करते हैं कि ये इटली के क्रम में काबुल का योगदान समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं गैरिबाल्डी के योगदान क्या था उसको लिख लेते हैं, क्योंकि 6 का प्रश्न है, थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक ना, अब लिखना है कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान। ठीक है, इसका क्या योगदान था वो समझिए। उसका मानना था कि युद्ध के बिना इटली का एकीकरण नहीं होगा। जो गैरिबाल्डी था उसका मानना था कि युद्ध के बिना क्या होगा, इटली का एकीकरण नहीं होगा। ठीक ना, इसीलिए उसने आक्रामक आक्रामक नीति अपनाई। लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से उसने सिसली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। इन्हें सार्डिनिया में मिला लिया गया। वह पोप के राज्य पर आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी। ठीक ना, वह चाहता क्या है, ध्यान समझे, वह पोप पर राज्य की आक्रमण करना का चाहता था। जो गैरिबाल्डी था ये पोप के राज्य का करना चाहता, आक्रमण करना चाहता था, परंतु जो काबुल था उसने इसकी अनुमति नहीं दी। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी और काबुल का योगदान था। उसको मैंने बता दिया है, एकदम आसान है, इसी को आपको लिखकर कॉपी में याद करना है। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको क्लियर हो गया कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान क्या था और आपका काबुल का योगदान क्या था। एकदम आसान लिखा गया है, आप इसको लिख कर अपने कॉपी पर याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न है कि जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। इटली की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है इटली का एकीकरण वाला। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है कि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा स्थापित की। वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जालबेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसने राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। ठीक है, फिर लिखना कि 1848 ईस्वी में जर्मन राष्ट्रवादियों ने फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कर प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम को जर्मनी के एकीकरण के लिए अधिकृत किया, लेकिन फ्रेडरिक द्वारा अस्वीकार कर देने से एकीकरण का कार्य रुक गया। क्या किया गया, एकीकरण का कार्य रुक गया। ठीक है, फिर लिखना है कि फ्रेडरिक की मृत्यु के बाद विलियम प्रथम प्रसा का राजा बना। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। ठीक है ना, जो विलियम प्रथम था ये राष्ट्रवादी विचारों का था, पोषक था। ठीक है, फिर इसमें थोड़ा सा और लिखना है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग में 6 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा और लिखना पड़ेगा। फिर लिखना है कि विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया। इसके लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। अंतोतगत्वा जर्मनी 1871 में एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के मानचित्र में स्थान पाया। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, जर्मनी के एकीकरण का क्या था बाबू, ये विवरण था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर आपका प्रश्न पक्का कर देगा 2025 में कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी उसको बताना है। ठीक है, तो लिखना है, इसमें उत्तर में लिखना है कि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद प्रसा का राजा विलियम प्रथम बना। अभी पीछे प्रश्न में था, वह राष्ट्रवादी तथा प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। विलियम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। जो विलियम प्रथम था बाबू, वो जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। अतः उसने
62 ईस्वी में आटोवान बिस्मार्क को अपना चांसलर मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए वह किसी भी कदम को अनुचित नहीं मानता था। ठीक है, फिर लिखना है कि उसने जर्मन राष्ट्रवादियों के सभी समूहों से संपर्क स्थापित कर उन्हें अपना प्रभाव में लाने का प्रयास किया। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें और लिखना है। और क्या लिखना है बाबू, और इसमें थोड़ा सा लिखना है, क्या लिखना है कि बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषणों से नहीं, आदर्शवाद से नहीं, प्रशा के नेतृत्व में रक्त और लौह की नीति से होगा। ठीक है, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दक्षिणी रान उत्तरी जर्मन महासंघ में मिल गए। अंतोगत्वा जर्मन 1871 ईस्वी में एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के मानचित्र पर उभरकर सामने आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों और प्रभावों पर चर्चा कीजिए। मतलब राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे और उसके क्या प्रभाव पड़े, ये आपको दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है। और 6 नंबर का प्रश्न है और इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्या लिखना है कि आपको कारण लिखना है कि कारण यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन की क्या लिखना है, नेपोलियन की विजयों ने बढ़ावा दिया। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीन वर्ग के हाथों से राजनीति को सर्वसाधारण एवं मध्यम वर्ग तक पहुंचा दिया। नेपोलियन ने विजित राज्यों में राष्ट्रवादी भावना की जागृत कर दी। साथ ही नेपोलियन के युद्धों और विजयों से अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरोध आक्रोश पनपा, जिससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। प्रभाव 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली उसके व्यापक और दूरगामी, ठीक है, दूरगामी लिखना है, दूरगामी, ठीक है, दूरगामी। ठीक है, अब आपको लिखना है कि प्रभाव यूरोप और विश्व पर पड़े जो निम्नलिखित थे। ठीक ना, पूछा था ना इसमें, प्रभाव आपको बताना था ना कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताना था और क्या होता ना, प्रभाव बताना था। ठीक है, तब आपको प्रभाव में क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा। पहला प्रभाव क्या था कि राष्ट्रीयता की भावना को प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां और आंदोलन हुए। इनके फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे इटली और जर्मनी के एकीकृत राष्ट्र। ठीक है, दूसरा प्रभाव क्या पड़ा कि यूरोपीय राष्ट्रवाद की विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। यूरोपीय उपनिवेशों के आधिपत्य के विरुद्ध वहां भी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए। ठीक है, ये आपका दूसरा रहा। तीसरा आपको लिखना है कि राष्ट्रवाद के विकास से प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह इसके प्रभाव को लिखना था। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न क्या है कि राष्ट्रवाद के उदय के यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक ना, अब आपको बताना है कि क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप और प्रश्न रिपीट हुआ है क्या, एक बार देख लेते हैं प्रभावों को। राष्ट्रवाद के उदय, सॉरी प्रश्न रिपीट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए मैं ऑलरेडी इस प्रश्न को करा दिया हूं तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक, विश्व का व्यापार ये वाला नहीं, प्रश्न अलग अलग है। ठीक है, सॉरी प्रश्न अलग अलग है, ध्यान समझिएगा। राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, वो अलग प्रश्न था, ये वाला अलग प्रश्न है। ठीक है, तो आप ये वाला प्रश्न देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना लिखना है, फिर आपको इतना पॉइंट लिख देना है। ठीक है, यदि आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस तरह आपको 6 प्रश्न क्लियर हो गया होगा। यदि आपको 6 प्रश्न क्लियर हो गया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर